मॉर्निंग मैं हूँ आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। आज का एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि आज है विश्व धरोहर दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये दिन जो है इस बात के महत्व को दर्शाता है कि किस प्रकार से ज़रूरी है हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसे संजोना, उसका सम्मान करना। और ये दायित्व हर एक आम नागरिक का है ताकि जब आप हमारी धरोहर को देखने जाएं तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस धरोहर को देख सके और हमारे ऐतिहासिक महत्व को जान सके। इन्हीं बातों के साथ चलिए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ हैं विनय कुमार जी, जो कि आईएएस निर्देशक बापू टावर, और साथ ही साथ कह सकते हैं इन्होंने ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी के साथ भी काम किया है। और साथ ही साथ कई सारी किताबें जो है आर्ट के बारे में, फोक आर्ट के बारे में, बिहार के बारे में इनके द्वारा ही है और इनको बिहार कला पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इन्हें आपसे मिलवाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से विरासत बिहार की धरोहर के बारे में और भी बातें जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। वेलकम टू आवर शो सर। बिहार बिहार जो हमारा कार्यक्रम है बिहार के बारे में बातें करता है और साथ ही साथ आज तो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो जानना चाहेंगे नालंदा महावीरा के बारे में, साथ ही साथ वैशाली राजगीर के बारे में। पर एक अमूल्य योगदान है आपका बापू टावर, जिसे हम आज पटना में देख सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से ये ख्याल आपके दिमाग में आया और आज वहाँ लोग घूम रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। यह जब हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जब पहली बार बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, चंपारण में नील्हे किसानों का जो शोषण होता था, उस शोषण के विरुद्ध जो वहाँ के किसानों ने बुलाया महात्मा गांधी को, और वो 1917 की बात थी। और उसका जब शताब्दी वर्ष मनाया गया बिहार में, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया, वह उनके जीवन का पहला माने भारत में पहला किया गया सत्याग्रह था। और उसी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा निर्धारित हो गई कि सत्याग्रह के जरिए हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए उसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। उसी के कारण जब हम लोग सेंटेनरी ईयर, शताब्दी समारोह मना रहे थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उस पर घोषणा की कि हम महात्मा गांधी को लेकर एक बड़ा म्यूजियम जैसी चीज़ बनाएंगे, जिसके बाद उसमें काम शुरू हुआ। और 2024 के 2 अक्टूबर को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया। तो बापू टावर अपने आप में देश का अनूठा संग्रहालय है महात्मा गांधी का। यह एक मल्टीमीडिया म्यूजियम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न म्यूजियम है। महात्मा गांधी का देश का पहला और सबसे बड़ा मॉडर्न म्यूजियम हम कह सकते हैं, जिसमें कि नए जनरेशन के हिसाब से भी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया गया है, होलोग्राम है, फिल्म्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रदर्शित की गई, जिससे नया जनरेशन आकर्षित होता है। हमारे इस संग्रहालय का एक विजन ये भी था कि अगर हमारे नया जनरेशन जो है 10 से 15% भी अगर नया जनरेशन अट्रैक्ट करता है और वह महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बापू टावर की होगी। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना बापू टावर के बारे में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर का जो अनुभव रहा है काफ़ी विस्तृत रहा है। और चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो, बोध गया बिनाले हो, कह सकते हैं ललित कला अकेडमी हो, या फिलहाल बापू टावर के बारे में बात करें, तो सर आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? कलाकार कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि कल्चर से जुड़े एक नींव रखने वाले इंसान कहेंगे? किस प्रकार से खुद को परिभाषित? मुझे लगता है कि बेसिकली मैं अंदर से, अगर आप कहें हृदय से कहें, तो मैं मूलतः कलाकार हूँ। हाँ, लेकिन बाय प्रोफेशन निश्चित रूप से मैं प्रशासन में हूँ, शासन में हूँ। और मैंने हमेशा अपने पूरे सर्विस करियर में भी हमेशा यही कोशिश की है कि मैं कितना ज़्यादा योगदान कल्चर के क्षेत्र को दे सकता हूँ। इसलिए और सौभाग्य से मेरी पोस्टिंग भी ऐसी रही। मैं टूरिज़्म में मैंने सर्व किया, मैंने कल्चर में सर्व किया, मैंने दिल्ली में भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सर्व किया, ललित कला अकेडमी में सर्व किया, एसएनए में भी काम करने का, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बल्कि जो अभी हम लोग विरासत दिवस आज मना रहे हैं, उसके लिए यूनेस्को ने जब हिंदुस्तान के साथ मिल करके, अपने देश के साथ मिल करके एक कमेटी बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल लेवल कमेटी, उसमें मुझे भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं से मेरे सर्विस का जो ग्राफ रहा, उसमें मुझे मौका मिलता रहा कल्चर को सर्व करने का। तो ये कहना चाहिए कि मैं कल्चर के क्षेत्र में काम करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, ये एक तरह से कह सकते हैं।
क्या बात है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे बच्चे जो हैं वो इतिहास में बैचलर्स या एमए की डिग्री करते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि आगे क्या करें। जैसे वो पीएचडी कर सकते हैं और फिर वो जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो सर अगर आपके बारे में जैसा कि हमने पढ़ा है तो इतिहास में एमए करने के बाद आप कला और संस्कृति से जुड़े, तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, उसमें मैं एक थोड़ा सा छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि एमए तो मैंने सर्विस के दौरान किया था, बीच में किया मैंने। ओह अच्छा। मैंने, है ना, मैंने फिजिक्स में पढ़ाई की, लेकिन जहाँ तक कल्चर से जुड़ाव की बात है वो मैंने कॉलेज डेज से ही शुरू कर दिया था। और मुझे याद है कि जब मैं +2 में पढ़ रहा था उस समय से मैं पेंटिंग भी करता था। और बीएससी में आते आते मैंने एक आर्टिस्टों का ग्रुप बनाया। पटने में नंदलाल बसु नुक्कड़ कला दीर्घा बनाई, रोड के किनारे नुक्कड़ प्रदर्शनियाँ की हम लोगों ने लगातार की। और उसी दौरान मैंने कलाओं पे लिखना भी शुरू किया। कई अखबारों में मैं कॉलम भी लिखता था, कलाओं पे लिखता था। तो ये कलाओं से गहरा रिश्ता कॉलेज डेज से ही जुड़ गया, जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। और कहीं ना कहीं से कहना चाहिए कि जॉब में आने के बाद भी मैं अपने को जोड़ कर रखा। इसलिए एमए ने मुझे योगदान दिया, क्योंकि मास्टर आप हिस्ट्री में अगर करते हैं तो आपको अपने इतिहास की जानकारी होती है। और इतिहास, कला, संस्कृति सब एक दूसरे से इतने गुथे हुए हैं कि ये आपको एक दृष्टि देते हैं अपने समय को समझने का, अपने देश को समझने का, अपने समाज को समझने का। क्या बात है सर, ये कितनी अनूठी बात है कि अक्सर जब हम कला, संस्कृति या खेल के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आता है कि तब तो फिर पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होगा। बट फिज़िक्स के बारे में हमने जाना, आपने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद कला भी जो है वो साथ साथ चल रहा था। तो सर ये बैलेंस कैसे आया और लोग क्या चकित होते थे ये बात सुनकर? हाँ, लोगों को लगता था कि एक विज्ञान में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट कैसे आर्ट्स की बात कर रहा है। पर साइंस ने मुझे बहुत चीज़ों को समझने में मदद ही दी, एक साइंटिफिक टेम्पर दिया और चीज़ों को लॉजिकल देखने का, समझने का और उसको प्रस्तुत करने का कला के माध्यम से। इवन आर्ट, जब मैं कलाओं पे लिख रहा था, उनको भी देखने का एक साइंटिफिक नज़रिया भी मुझे मिला। इसलिए विज्ञान की पढ़ाई ने मुझे काफ़ी मदद की, ये मैं कह सकता हूँ। जी, क्या बात है। सर आज विश्व धरोहर दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है। ऐसे में आम जनता के लिए क्या संदेश होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो किस प्रकार से निभाएं? मुझे लगता है कि अभी भी दूरदर्शन में ये बात आ ही रही थी कि कैसे एक आम पब्लिक भी कर सकती है, योगदान आम जनता कर सकती है। कि जैसे उन्होंने कहा कि अब कहा गया कि हम अपने धरोहर स्थलों की सफाई का खास ख्याल रखें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई होना, क्योंकि जो हमारे धरोहर हैं उनको साफ़ सुथरा रखना हम लोग का फ़र्ज़ है। साफ़ सुथरा रहेगा तभी हमारे टूरिस्ट भी आएंगे बाहर से, और क्योंकि धरोहर का मतलब ही कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने जाएं। और आप कहीं भी जाएं, किसी देश जाते हैं, दूसरे देश जब जाते हैं या किसी दूसरे स्थल पे जाते हैं, तो आप अक्सर क्या खोजते हैं? आप खोजते हैं कि वहाँ का कोई धरोहर क्या है, वहाँ कौन सा म्यूजियम है, कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो एक तो ये बात है जो सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी जो एक मुझे लगती है कि हर नागरिक का ये दायित्व है कि अपने आसपास के धरोहरों को वो रिकॉर्ड करे। आज तो हर के हाथ में मोबाइल है, तो कम से कम मोबाइल से ही वो उसका वीडियो शूट कर ले, ऑडियो शूट कर ले, और कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंटेशन भी करता रहे। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत मेजर इशू है। तो आमतौर पे जब हम धरोहर की बात करते हैं तो हम लोग को बात समझ में आती है केवल जो टेंजिबल धरोहर है, यानी कि जो मूर्त धरोहर है। लेकिन अमूर्त धरोहर पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारी जो लोकगीत की परंपरा है, लोक नाट्य की परंपरा है ना, जैसे हमारे यहाँ विदेशिया है, हमारे यहाँ बिदापत है, झिझिया नृत्य है, ये या शादी ब्याह के जो हमारे यहाँ इतनी सारे गीत हैं, त्यौहार के गीत हैं, रोपनी के गीत हैं, ज्वार और बाजरा के गीत हैं, धान के गीत हैं, इन गीतों को भी बचाए रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं पे मंडरा आ रहा है, जो हमारे अमूर्त जो धरोहर हैं। तो उसके बचाव के लिए भी हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कहा कि मुझे कल्चर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी, अमूर्त धरोहरों के संरक्षण के लिए कमेटी में मुझे रखा था, तो हम लोगों ने उस कमेटी में यही काम किया कि देश भर में जो ऐसे प्रस्ताव आए, जो ऐसे अमूर्त धरोहर को बचाने के लिए थे, जो गीत संगीत, क्योंकि उनको बचाए रखना वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल। और जैसे तो, हम हेरिटेज के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई म्यूजियम होगा, यही बात समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा जो अमूर्त परंपराएं हैं उनको बचाए रखने की भी कोशिश, तो आम जनता इन अमूर्त परंपराओं को बचाए रखने में या तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको, हमारे यहाँ तो ओरल ट्रेडिशन रहा है, प्राचीन काल से ओरल ट्रेडिशन रहा है,
डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा बहुत रही नहीं है। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गान गा करके, नृत्य करके उन्हीं को हम लोग बचाते रहे, इन अमूर्त परंपराओं को। लेकिन अब समय आ गया है कि उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। हमारे पास बहुत सारे मीडिया हैं तो जिनके ज़रिए हम उनको बचा रख सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए, ताकि जो चीज़ें लुप्त होने के कगार पे हैं उनको एटलीस्ट डॉक्यूमेंट करके रखा जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी जान सके कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा क्या रही और कितनी रिच रही है, जिसके आगे पे वो अपना सांस्कृतिक रोड मैप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से एक बहुत ही अलग जानकारी कि जब हम हेरिटेज के बारे में बात करते हैं, धरोहर के बारे में बात करते हैं, इतिहास संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधे जो तस्वीर आती है, जो दृश्य आता है, वो आता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, जैसे वैशाली, नालंदा, राजगीर। पर इस लिस्ट में कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं, जैसे झिझिया है, सामा चकेवा है, हमारे लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, और इनको भी बचाना जो है, इनका संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ भाषाएं भी हैं सर, जैसे मगही है, अंगिका है, तो हमारी जो बोली है, हमारी भाषा है, वो भी इसका पार्ट है। इन्हीं बातों के साथ सर, आप इस क्षेत्र से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आपने कई सारी जगहें जो है वो एक्सप्लोर की हैं। आपके हिसाब से कुछ ऐसी जगह जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, बिहार में अंडररेटेड है और डेवलप होनी चाहिए, जो आपको लगता है, या फिर यूथ को जाके वहाँ देखना चाहिए और वहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है वो खींचने चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे, इवन पटना में बात करें और बिहार के बहुत सारे शहरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ मौजूद रहीं, जो प्राचीन काल के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो अब, जैसे छोटी सी बिल्कुल नज़दीक की बात करें तो तेल्हारा का में उत्खनन हुआ, तो नालंदा के महाविहार की तरह वह तेल्हारा में भी निकला है, तो वो लेकिन अभी अंडररेटेड है, लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो लोगों को वहाँ जाना चाहिए। हमारे यहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो अब सोचिए मुग़ल पीरियड का काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वहाँ भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, जबकि वो उस दौर के आर्किटेक्चर का जो इनिशियल जो फेज़ था इंडो अफगान आर्किटेक्चर का, उसका वो प्रमाण है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ हैं, ये तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को जानना चाहिए। पटना में मैंने देखा है कई जगहों पे, पटना सिटी का इलाका ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है। हमारे यहाँ मुग़ल कालीन, उसके बाद के दौर के ब्रिटिश कालीन, कॉलोनियल बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। इवन जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि भाई जो पटना कॉलेज है वो कभी डच फैक्ट्री रहा था, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी इमारतें हैं। बाटा में एक बिल्डिंग है जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का बिल्डिंग है। तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे पुराने दौर की याद दिलाते हैं, और कहीं ना कहीं से वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमें अपने पास्ट से जोड़ते हैं, हमें प्रेजेंट से में उसको डिफ़ाइन करते हैं और फ्यूचर के लिए हमको तैयार करते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, हमारे लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, और हमें आगे ले जाने के लिए भी मैंने कहा कि वो रोड मैप बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। क्या बात है। तो जी हाँ, इस प्रश्न के माध्यम से हमें कई सारे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस के बारे में पता चला है, साथ ही साथ पटना कॉलेज के बारे में हमने जाना, एक काफ़ी नई जानकारी कि ये भी एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी के साथ सर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिजर्वेशन या रेनोवेशन क्या ज़्यादा बेहतर है? मुझे लगता है कि प्रिजर्वेशन तो महत्वपूर्ण है ही, चीज़ों को बचा के रखना। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे हम अपने मोनूमेंट्स को, अपने विरासत को इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ डच सिमेट्री है, पटना में कई जगहों पे हैं, ब्रिटिश सिमेट्री है, अगर जिन लोगों की वो कब्रें हैं वहाँ पे, अगर उनकी आज की पीढ़ी, उस व्यक्ति के आज की पीढ़ी के हॉलैंड से जुड़े हुए नीदरलैंड के लोगों को या इंग्लैंड के लोगों को या पुर्तगाल के लोगों को हम अगर जोड़ सकें तो उनके लिए तो पिलग्रिमेज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस दृष्टि से अगर हम लोग सिमेट्रीज़ को देखें, जो कॉलोनियल पीरियड की सिमेट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, या हमारे उस पीरियड की जो बिल्डिंग्स है उसमें जो लोग इन्वॉल्व रहे, है ना, तो उनको अगर आज के दौर से उस देश से जोड़ दें तो हमें लगता है कि हमारे जो हमारा टूरिज्म से जुड़ता हुआ इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ग्रो करेगा। बिल्कुल, लोग ट्रैवल करेंगे तो टूरिज्म होगा और साथ ही साथ इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी। और ये एक काफ़ी अच्छा आइडिएशन सर कह सकते हैं कि किस प्रकार से फॉरेनर्स जो है वो बिहार आ सकते हैं और यहाँ की हेरिटेज साइट्स जा सकते हैं, और इन सम वे जो है ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। इन्हीं बातों के साथ सर आपने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे अगर बात करें कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ बिहार और फोक आर्ट ऑफ बिहार, ये दो किताबें जो हैं काफ़ी मुझे लगती है प्रमुख है और दोनों ही आर्ट के बारे में बात करती है। तो इन दोनों किताबों के बारे में ज़रूर बताएं। एक्चुअली 3 किताबें मैंने लिखी जो अभी तक
आई हुई हैं। तो एक किताब जो लिखी मैंने राष्ट्रीय कला परिदृश्य पे लिखी, जो कला कहाँ है, उसमें देश में सारे प्रमुख चित्रकारों पे बात की गई है, उनकी कला प्रक्रिया के बारे में, रचना प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो वो नेशनल मेन स्ट्रीम आर्ट जो है उस पर लिखी गई है। बाकी जो 2 किताबें हैं बिहार के फोक आर्ट और बिहार के कंटेम्प्रेरी आर्ट पे लिखी गई है। बिहार का कंटेम्प्रेरी आर्ट तो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ स्टेज में है। जैसे मिथिला आर्ट तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बिहार को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके साथ मिथिला के साथ साथ भी बिहार में बहुत सारे आर्ट के फॉर्म हैं, फोक फॉर्म हैं जो अभी बहुत पॉपुलर नहीं है। जैसे मंजूषा ही है, उसमें भी कुछ कुछ काम होना शुरू हो गया है। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म है जिसको जैसे सुजनी है। तो इन सब को अभी और आगे ले जाने की जरूरत है। तो इस पर वो केंद्रित किताब है। बिहार की समकालीन कला बिल्कुल एक नए एरिया में हम लोग को ले जाती है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्ट में बिहार का जो प्रेजेंटेशन उपस्थिति है उसकी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नया जनरेशन है हमारे आर्टिस्टों का, वो देश के मेन स्ट्रीम आर्टिस्टों में यंग अपने एज ग्रुप में मतलब कहना चाहिए कि वो काफ़ी आगे चल रहा है, बिहार को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो उसके बहाने एक हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की है उसमें, कि हमारे बिहार की समकालीन कला, उस कॉफ़ी टेबल बुक में अगर कोई जाएगा पढ़ेगा तो उनको ये बिहार के पूरी कला दृश्य के बारे में, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट, मॉडर्न आर्ट जिसको हम कहते हैं, कि हमारे देश में बिहार के कलाकार क्या रच रहे हैं, क्या बना रहे हैं और उनकी उपस्थिति कैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है। क्योंकि बिहार के आर्टिस्ट न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सुबोध गुप्ता बहुत पॉपुलर नाम है हमारे यहाँ से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और देश के अपने एज ग्रुप में सबसे बड़ा नाम है, कह सकते हैं वो एशिया भर में बल्कि कह सकते हैं कि वो बड़ा नाम है सुबोध गुप्ता का। इसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो हमारे यहाँ से नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट होते रहें या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट होते रहें। उन सब के बारे में अगर एक जगह कोई हमने जानकारी चाहिए तो बिहार की समकालीन कला में हम लोग को मिल सकती है। बात है। तो जी हाँ, 2 किताबें जो है आपके मस्तिष्क में बिल्कुल रहनी चाहिए अगर आप कला से जुड़े हैं, क्षेत्र से जुड़े हैं। कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ बिहार एंड फोक आर्ट ऑफ बिहार, और ये दोनों ही किताबें आपको बिहार के बारे में बताती हैं, साथ ही साथ बताती है किस प्रकार से जो हमारी और भी सारी कलाएँ हैं, जैसे मंजूषा है, टिकुली है, गोदना है, ये सारी कलाएँ जो है इसके बारे में जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो गूगल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कह सकती हूँ कि ये 2 किताबें रह सकती हैं। और इन्हीं बातों के साथ सर जानना चाहेंगे कि ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इन दोनों जगहों पर आपने काम किया है, तो यहाँ पर काम करने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, ललित कला अकादमी में मेरी तो मैं डेपुटेशन पे गया था, पोस्टिंग ही थी मेरी वो वहाँ पे। और ललित कला अकादमी हिंदुस्तान का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कला के क्षेत्र में। और हम लोगों ने जब मैं वहाँ गया तो हम लोगों ने वहाँ काफ़ी काम किया और मेरे लिए वो पूरा लर्निंग का पीरियड था। 3 वर्ष मैं वहाँ रहा और मुझे याद है कि 3 वर्ष का एक एक दिन मैंने इस्तेमाल किया कला को समझने के लिए कि राष्ट्रीय कला धारा क्या है। जो हमारे देश के सारे बड़े जो आर्टिस्ट थे, है ना, जिनके बारे में हम लोग सोचा करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, वो उनसे सीधे साक्षात्कार उस संस्थान में रहने के कारण हम लोग का हुआ और मेरी काफ़ी लर्निंग हुई। मैं यही कहता हूँ कि उसमें हम लोगों ने काफ़ी सीखा। और ललित कला में काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि पूरे देश में, यानी कि पूरे देश के किसी भी राज्य के सारे कलाकारों से मेरा एक इंटरेक्शन हुआ। और यही वजह थी जिसका फ़ायदा हम लोगों ने जब यहाँ बोधगया बिनाले जैसा एक अलग से एक आयोजन हम लोगों ने किया, उसका बहुत फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे मिला। इसके अलावा जब मैं वहाँ से वापस लौटा बिहार तो मैं डायरेक्टर कल्चर रहा बिहार का। उसमें भी उसने काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की कि जो नेशनल पर्सपेक्टिव मुझे मिला देखने का, कलाओं को, कला में इसकी परफॉर्मिंग आर्ट भी और विजुअल आर्ट भी, इनको देखने का जो समझने का मौका मिला, उसने मुझे एक आर्ट कल्चर डायरेक्टर के रूप में काम करने में काफ़ी मदद की। जब मैं ललित कला में डिप्टी सेक्रेटरी था, वहाँ सेकंड इन कमान था मैं वहाँ, तो उसी दौरान उसके ठीक बाद मुझे संगीत नाटक अकादमी का जनरल काउंसिल मेंबर बनाया गया था। तो 5 साल मैं जनरल काउंसिल मेंबर रहा वहाँ। तो उसने भी मुझे जो समझदारी पैदा की मेरे अंदर और देश के सारे बड़े कलाकारों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका दिया। इन सब अनुभवों ने मुझे एक तो मुझे पर्सनल रूप से काफ़ी इनरिच किया, कलाओं को लेकर एक समझदारी मेरे अंदर भी बनी, और मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ नहीं जाता तो वो समझदारी नहीं बनती और मैं शायद कूपमंडूक ही रहता यहाँ रहते हुए। तो उसने मुझे काफ़ी मदद की संस्कृति के क्षेत्र को समझने में, आर्ट्स के क्षेत्र को समझने में। मुझे एक फेलोशिप भी मिली आर्ट्स मैनेजमेंट के लिए उसी दौरान। तो इन सब ने मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग की और उसका पूरा फ़ायदा मैंने कोशिश किया कि अपने स्टेट को दूं। और जब मैं यहाँ लौटा मुझे डायरेक्टर कल्चर बनाया गया,
तो मैंने स्टेट में जो भी सीखा उन सबको एक्चुअल में यहाँ आकर ट्रांसलेट किया और मैंने जो बेस्ट हो सकता था उस दौरान अपने स्टेट को देने की कोशिश भी की। क्या बात है। तो जी हाँ, जीवन में व्यक्ति अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है और उससे भी एक अनूठी बात ये हो सकती है कि उस अनुभव से सीखकर जब वो समाज को ज्ञान देने की कोशिश करता है और साथ ही साथ एक योगदान देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होता है हर उस व्यक्ति के लिए जो उस फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहता है। बहुत बार हम जीवन में कभी कभी जब कला के बारे में बात करते हैं, खेल के बारे में बात करते हैं, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है सही दिशा कौन सी है। पर ऐसे में अगर आपके राज्य में कई सारी योजनाएं हो रही हों, आर्ट एग्जीबिशंस हो रहे हों, तो आपका रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम कला के क्षेत्र के बारे में बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, तो ये डिजिटल युग जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए अच्छा है, बुरा है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? कल मैं एक डिस्कशन में था आर्ट के इसमें, और उसमें ये बात भी आई थी एआई को लेकर के, तो उसमें एक महाशय ने थोड़ी चिंता भी व्यक्त की कि एआई से खतरा भी है काफ़ी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती है तो उसका फ़ायदा ही मिलता है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि जब हमारे आर्ट कला का जो क्षेत्र है आज से 100 साल पहले जब वो काम कर रहा था तो उसमें इतनी तकनीक थी, तो जितनी तकनीक उनके पास थी उससे उन्होंने काम किया। कहते हैं कि जब फोटोग्राफी आया तो लोगों ने कहा कि इससे तो पूरा आर्ट मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्ट ने अपने दूसरे रास्ते ढूंढे। पहले केवल जो मीडियम इस्तेमाल करते थे, दीवारों पे पेंटिंग केवल करते थे, जब कलर आए, पेपर आए, ऑयल कलर आए, तो लोगों ने नए ढंग से पेंटिंग करना शुरू किया। उसका एक्रेलिक कलर आया तो लोगों ने उस ढंग से करना शुरू किया। तो मीडियम बदलते रहे और उसका फ़ायदा सीधे सीधे आर्ट को मिला। एआई के आने से मुझे लगता है कि चीज़ों को विजुलाइज करने में जो बहुत सारा वक्त जाया होता था आर्टिस्टों का, अब वो शायद वो बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। एआई उनकी बहुत चीज़ों में मदद कर सकता है। बहुत ज़्यादा काम, अब जैसे मान लीजिए कि कई कलर को मिक्स करके आप चौथा पांचवा कलर बनाना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, हो सकता है उसको बनाने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा, एआई के ज़रिए आप उसको तुरंत कर ले सकते हैं। उसी तरह से थिएटर है, म्यूजिक है, इन सब में, या डांस है, उसमें नए कंपोजिशंस बनाने में आपकी एआई मदद कर सकता है। सवाल यही है कि आप उस एआई का कितना इस्तेमाल, सचेत इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई का आप इस्तेमाल करते हैं या एआई आपको इस्तेमाल करता है, इसी पे मूल बात आकर रुकती है। बिल्कुल। सर, ये आखिरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझाया है कि एआई का आप इस्तेमाल करते हैं या एआई आपका इस्तेमाल करता है, ये आप पर ही निर्भर करता है। और समय तो हर क्षण बदलता है, ज़रूरी है समय के साथ आप भी बदलें। और अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर आप शायद धोखे रह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, बट आज कंप्यूटर हर घर में है और लोग उसके साथ काम करके आगे बढ़ रहे हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि कंप्यूटर पे मैं काम नहीं करूंगा, इस पे बिना काम किए जो है मेरा गुजारा हो रहा है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी 2-3 साल पहले मुझे सीतामढ़ी के एक रिमोट इलाके में जाने का मौका मिला। आप समझिए कितना रिमोट इलाका है, मतलब मेन सीतामढ़ी शहर से 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर गांव के भीतर। वहाँ पे जो मधुबनी के सटे हुए इलाका था, वहाँ मेरी भेंट 10-15 यंग आर्टिस्टों से हुई। उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। वो पेंटिंग कर रहे हैं और आप सोचिए सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के उपयोग के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए वो अपनी मार्केटिंग कर रही हैं और हर महीने 25-30 हज़ार रुपये महीने वो अर्न कर रही हैं। क्या बात है। तो आप सोचिए न्यू मीडियम का, सोशल मीडिया का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका हमारा यंग जनरेशन तो रिमोट में रह के भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उनको ट्रेन करना हम सब लोगों की ड्यूटी है। क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है और दुनिया एक छोटी सी चीज़ जगह हो गई है, ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया। आपके मोबाइल में पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। आप अगर आर्टिस्ट हैं, आप अपने आर्ट फॉर्म को दुनिया भर को एक्सपोज कर सकते हैं सेकंड्स में। ये स्थिति है अभी तो हमें उन मीडियम्स का, उन सोशल मीडिया और जो डिफरेंट मीडियम्स है उनका इस्तेमाल करना हम लोग को सीखना चाहिए। अभी एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे मिथिला आर्टिस्ट हैं, मंजूषा आर्टिस्ट हैं, सुजनी आर्टिस्ट हैं, इन सब के अगर हम लोग संगठन बनाएं, उनके सोसाइटी और ट्रस्ट बनाएं और उनको हम लोग ट्रेन करें कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, इंस्टा और दूसरे मीडियम के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो अपने आर्ट फॉर्म को मार्केट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्हें इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि बदलते दौर में अगर वो नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे।
बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है समय के साथ जो है नई चीज़ें सीखें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायी ही होगा और हम समय के साथ आगे भी बढ़ेंगे। अगर सर बात करें कला के क्षेत्र के बारे में, तो एक प्रश्न जो कह सकते हैं माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये आता है कि जब हम कला के क्षेत्र को चुनते हैं तो आमदनी, आय के स्रोत, शिक्षा, इसकी दिशा समझ में नहीं आती है। तो आप ज़रूर ये बात बताएं कि किन संस्थानों से पढ़ाई कर सकते हैं, कौन सी डिग्री ले सकते हैं, और कला के क्षेत्र में अगर लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो दिशा क्या होगी? मुझे लगता है कि देखिए, कलाओं में अगर हम बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स दोनों के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई भी काफ़ी जगहों पे होती है, पटना से में भी हो रही है, हम लोग जानते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई होती है, और देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जगह कमोबेश उनके यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं। खासतौर पे शांति निकेतन, बड़ौदा का MS यूनिवर्सिटी, दिल्ली का दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। BHU है, ये काफ़ी नोन ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं और वहाँ पढ़कर अच्छा करते हैं। और उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि थिएटर में NSD है, या भारतेंदु एकेडमी है लखनऊ में, और भी गोवा में एकेडमी है, FTTI। हाँ, FTTI है फिल्म के लिए। तो बहुत सारे चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशन हैं हमारे यहाँ देश में। नृत्य और संगीत की तो ट्रेडिशन से ही उसमें लोग सीखते हैं, और हमारे उनमें गुरु भी हैं, और गुरु शिष्य की परंपरा के तहत भी होता है। उनके अपने इंस्टीट्यूशंस भी हैं। म्यूजिक के लिए संगीत रिसर्च एकेडमी है, या बहुत सारे संस्थान हैं जो म्यूजिक की शिक्षा देते हैं। इन सब जगहों में लोग जाएं, लेकिन वो क्लैरिटी रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दो चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। जैसे कोई अगर बिहार में आर्ट कॉलेज में कोई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहा है, तो एट द सेम टाइम वो आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, इसके साथ साथ वो मतलब वो प्रोफेशनली या कमर्शियल आर्ट में भी जाना चाहता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती हैं। तो मुझे लगता है कि और आज की तारीख में भले बिहार में स्कोप कम है, या ऐसे किसी भी राज्य में स्कोप कम है, जो महानगर है हमारे, वहाँ विजुअल आर्ट्स का बहुत क्रेज है, वहाँ उनके मार्केट भी हैं। तो हमें अपने को इक्विप करना होगा, है ना, कि अपने को प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कि आप आर्ट तो करें, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि विजुअल आर्ट्स और कंटेम्प्रेरी आर्ट्स में हम ये कह सकते हैं कि अभी दुनिया बहुत बदल गई है, और अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, और आप कंटेम्प्रेरी यानी कि सोसाइटी के जो डे टू डे इश्यूज़ हैं उनको अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको आर्ट वर्ल्ड में नोटिस नहीं किया जाएगा। तो और आपने उसको इनोवेटिव होना होगा। तो अगर आपको ईमानदारी से अपने बारे में सोचना है कि मैं इसमें नया कर सकता हूँ कि नहीं, इनोवेटिव हूँ या नहीं, और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकने की स्थिति में हूँ कि नहीं, तभी आप आर्ट वर्ल्ड में स्टैंड कर सकते हैं। हालांकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बिहार आर्ट एंड कल्चर सर्विस भी शुरू किया है, हम लोग जानते हैं। इसकी बुनियाद भी जब हम लोग डायरेक्टर कल्चर थे उस दौरान हम लोगों ने डाली थी, और उस वक्त से अब ये आर्ट कल्चर सर्विस एक कैडर बन चुका है कल्चर का, जिसमें कि हमारे कला संस्कृति में पढ़ाई किए जाने वाले किसी भी क्षेत्र में अगर स्नातक होंगे, ग्रेजुएट होंगे बच्चे आर्टिस्ट, तो वो उसमें क्वालिफाई करके आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। तो स्कोप भी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्ट टीचर्स भी अपॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो अभी कोई अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी भी कर सकता है, प्रोफेशनली अपने को स्टैब्लिश करना चाहता है तो प्रोफेशनली स्टैब्लिश कर सकता है। आर्ट्स में अभी आज के डेट में अर्थ की कमी नहीं है, धन है, मैंने कहना चाहिए कि आप उसमें सस्टेन कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, नाम भी है, प्रतिष्ठा भी है, और पैसा भी है। क्या बात है। तो जी हाँ, आपने जाना किस प्रकार से कला के क्षेत्र में फ़िलहाल अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो भी है, अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक दिशा है, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी दिशाएं हैं जिससे आप आगे आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो आप एक शिक्षक भी बन सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की कला के बारे में अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे हमने पहले देखा कि नक्काशी होती थी, रंगों का इस्तेमाल हो रहा है, पर आज की कला में टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही है ताकि लाइफ जो है वो इजी हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं उन आर्टिस्ट के लिए जिनका फोकस जो है वो कलाकृति बनाने पर है, सौंदर्यकरण पे है, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे आज के आर्टिस्ट कर भी रहे हैं, जैसे डिजिटल आर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटली
चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं आर्ट वर्क में। एक तो ये काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा आर्ट के जो नए मीडियम आए हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में, खासतौर पे जैसे खासतौर पे वीडियो आर्ट की बात करें तो एक वीडियो आर्ट एक इंडिपेंडेंट मीडियम के रूप में डेवलप कर चुका है आर्ट्स में। उसी तरह से इंस्टॉलेशन हैं, तो इन सब चीज़ों में या आप परफॉर्मेंस करते हैं, ये सब कंटेम्प्रेरी आर्ट में हो रहा है, विजुअल आर्ट में। परफॉर्मिंग आर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विजुअल आर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये परफॉर्मेंस भी लोग करते हैं। इन सारी चीज़ों में न्यू टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। जैसे इंस्टॉलेशन ही किसी को करना है तो इंस्टॉलेशन में ही आप उसमें वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें परफॉर्मेंस भी डाल रहे हो, है ना, उसमें बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो न्यू टेक्निक आप उसमें डाल रहे हो, है ना। इवन फिजिक्स उसमें डाल रहे हो, केमिस्ट्री डाल रहे हो, तो साइंस का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो आज की तारीख में तो मैं कह सकता हूँ कि नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और बिहार जैसे राज्य में मैं तो यही सुझाव भी देना चाहता हूँ, हमारे जो आर्ट कॉलेज है उसको भी न्यू टेक्नोलॉजी का को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बच्चों को, और उनका कैसे ज़्यादा सार्थक इस्तेमाल वो कर सकते हैं ताकि वो नेशनल मेन स्ट्रीम आर्ट में इंडक्ट हो सकें और उसमें अपनी पहचान बना सकें और एक सफल कलाकार के रूप में स्थापित भी हो सकते हैं। क्या बात है सर, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और फ़िलहाल जो है समय जो है वो थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसीलिए जिस प्रश्न से हमने ये बातचीत शुरू की थी उसी प्रश्न से जो है ये जानकारी हम ख़त्म करना चाहेंगे। सर, बापू टावर के बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या टाइमिंग है और टिकट जो है वो किस प्रकार से ले सकते हैं और टिकट का मूल्य क्या है, इसके बारे में ज़रूर बताएँ। जी, बापू टावर सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जो खुला रहता है, मतलब एंट्री टाइम वही है। खुला तो वो 6 बजे तक रहता है, लेकिन 4 बजे तक लास्ट एंट्री हम लोग लेते हैं। इसका टिकट जो है वयस्क के लिए 50 रुपये है और बच्चों के लिए 10 रुपये है। तो इस तरह से ये टिकट का ये है, और सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है ये, हमारे बुजुर्गों के लिए भी ये फ्री है। और उसके अलावे अगर किसी संस्थान से अगर 25 से अधिक समूह में लोग आते हैं तो उनको भी हम लोग फ्री अलाउ करते हैं। तो इस तरह से और मंगलवार को बापू टावर बंद रहता है। पहले यह सोमवार को बंद रहता था, लेकिन हम लोग आज पुनः आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि अब यह मंगलवार को बंद रहता है, सोमवार को बापू टावर खुला रहता है। क्या बात है सर। तो जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पटना के गर्दनी बाग समीप स्थित बापू टावर के बारे में, जो बिहार के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व रखता है और बच्चों के लिए ये काफ़ी खास है, क्योंकि जी हाँ, बहुत बार किताबें वो काम नहीं कर पाती हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज कर देता है। तो इन्हीं बातों के साथ सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि बिल्कुल गूगल तो है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बट जब आप बातें करते हैं और बातों के माध्यम से आपको इतनी कह सकते हैं ज़मीनी जानकारी होती है, तो इसका बिल्कुल मूल्य ही अलग है। तो सर धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आज के एपिसोड में हमने काफ़ी सारी जानकारी जानी बिहार के बारे में, कंटेम्प्रेरी आर्ट, फोक आर्ट, किस प्रकार से आप कला के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं और किस प्रकार से आप नई दिशा जो है वो खोज सकते हैं। साथ ही साथ हमने जाना किस प्रकार से जो हमारी बिहार की धरोहर है वो किस प्रकार से वैश्विक महत्व रखती है और इसे संजो के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक हर आम आदमी की, हर आम नागरिक की जो है वो जिम्मेदारी। इन्हीं बातों के साथ मैं रमा फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ और एक नए मेहमान के साथ जो आपको कई सारी बातें बताएंगे। धन्यवाद।